नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत टाइम से है, उसके लिए माज़रत। आजकल आपको पता है एक सरगर्मी चल रही है अदम एतमाद के हवाले से और नए इलेक्शंस के हवाले से, तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी। अब आपको मैं बताता चलता हूँ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। ये तकरीबन लास्ट ईयर अगस्त सितंबर की बात है, जब एक तकरीब के अंदर ना पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया। तकरीबन ये 1 डेढ़ साल के करीब की बात है। वहाँ से थोड़े से मामला ख़राब होने शुरू हुए और फिर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बनने शुरू हो गए, और रूस ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल्स पर। फिर कश्मीर इशू में रूस का इंटरफेरेंस करना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैदान बनता गया। तहरीक अदम एतमाद की जो भी बात चल रही है, या जो ये अमेरिकन साजिश की एक बात चल रही है, उसके नैरेटिव का ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। और लास्ट ईयर इसमें आ गई तेज़ी थोड़ी सी, जिस वक्त रशिया ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन पर अटैक करेगा। और ऐसी सिचुएशन में जब वो सारी सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हुई, और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़े से मामला गर्म हुए, और उधर से अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा चुका था, तो उसके बाद ये रशियन स्टेप्स उठाना यूक्रेन के ख़िलाफ़, तो वो काफ़ी अमेरिका को खलना शुरू हो गया। अब जब ये सारा एक सिनेरियो बनता गया और उधर से अपोजिशन भी पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रही थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए, और मुतअद्दिद तहरीकें चलती रही हैं उससे पहले। अब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि जिस वक्त यूक्रेन जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया कि उनको रशिया जाना ही जाना है और किसी की वॉर के अंदर हिस्सा नहीं बनना और अपने ताल्लुकात और अपने मुल्की मामला खुद से चलाने हैं, तो बस ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। इधर से अपोजिशन जमातों को भी फंडेड और सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो भी सारी चीज़ें होती गई, साथ 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 हर चीज़ कोलैबोरेट होती गई। अब आते हैं मुद्दे पर कि असल में इन दिनों में सिचुएशन क्या चल रही है। तो वो जो एक टेंशन क्रिएट हुई थी रशिया की वजह से और अमेरिका की जंग से निकलने की वजह से, और अमेरिका का वो गुस्सा, सारा गमो गुस्सा, और फिर सी पैक का एक इशू, ये सारी वो बुनियादी किरदार थे जिसकी वजह से ये सारा पॉइंट आज तैयार शुदा है। अब सिचुएशन ये है करंटली कि आया इंटरनेशनल रजीम का इसमें इन्वॉल्व होना है या नहीं है, ख़त सही है या नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर करता चलूँ कि जो पाकिस्तानी हुकूमतें या इस्टेब्लिशमेंट है, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ, हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब जस्ट आर्मी नहीं है। हमारे यहाँ एक ये बड़ा माइंड सेट बन चुका है कि जी सिर्फ आर्मी ही इस्टेब्लिशमेंट है। नॉट अ रियलिटी बेस्ड गेम। आर्मी ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जिसमें जुडिशरी भी आती है, आपका ब्यूरोक्रेट भी आता है, और पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल है। ये कुल मिलाकर आपके इस्टेब्लिशमेंट बनती है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि मुल्क को एक सही ट्रैक की तरफ लेकर चलना और मुख्तलिफ इदारों का उसको सपोर्ट करना। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का काम किरदार ये है, और वो हर मुल्क में इन्फ्लुएंस करती है। उसमें मैं मुतअद्दिद मिसालें दे सकता हूँ। जैसे इंडिया में बीजेपी की पार्टी है, 303 सीटें इन्होंने जीती लास्ट इलेक्शन में, मोदी सरकार ने। और इसमें एक भी मुस्लिम सीट या किसी भी माइनॉरिटी की सीट नहीं है, 303 इनकी इनफरादी सीटें हैं। अब वहाँ पे बंदा बैठ के सोचे अगर ऑन अ न्यूट्रल वे, तो आपको समझ आएगी कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस मौजूद था कुछ ख़ास लोगों का, कुछ ख़ास ग्रुपों का। तो सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। अब उसमें मार्शल लगते रहे हैं, वो एक अलग सेपरेट इशू है। और या कुछ आइनी या कानूनी तौर पर हुकूमतों को तब्दील किया गया, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन वो एक इंटरनेशनल रजीम का हिस्सा रहा है जिसकी वो अब बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जिस वक्त ये दोबारा फिर अपने मौजू की तरफ, वो तहरीक अदम एतमाद और ये करंट सिचुएशन और गद्दार वाले इशू के ऊपर दोबारा फिर घूम कर आता हूँ। उसमें ये सिचुएशन है कि जनाब जिस वक्त खान साहब को इंटरनेशनल तड़ियाँ लगनी शुरू हो गई कि भाई अब आपने ये स्टेप उठा लिए हैं, तो अब आपको हम हटाएंगे। अब जब हटाएंगे तो उसमें दो पैराग्राफ हैं, दो मेजर ताकतें, एक जो तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और दूसरी आपकी अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन्स। तो अब सिचुएशन क्या आई, इधर से ऑपोजिशन तो पहले ही मौका चाह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट फिर अगेन कहूँगा कि सिर्फ आर्मी नहीं है, और भी बहुत सारे हिस्से हैं, और मैं उन हिस्सों को ज़्यादा हाईलाइट करने के चक्कर में हूँ बजाय कि मैं सिर्फ आर्मी के। अब जब उन चीज़ों का सब एका हो गया और वो सारे एक पॉइंट पर आकर खड़े हो गए, ऐसी सिचुएशन में फिर सीन ये बना कि जनाब आप लोगों को बताना ये चाहूँगा कि फिर उन लोगों का एक कोलैबोरेट जमा हुआ। उन्होंने फिर एक ख़ास प्लानिंग के थ्रू इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू किया और तहरीक अदम एतमाद को इन्वॉल्व किया। इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में पहले भी इन्वॉल्व रही है, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, और अभी भी सेम एज इट इज़ उसी तरह उसी ट्रैक पर चल रही, कंट्रडिक्शन कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, उसी ट्रैक पर चलते हुए वो दोबारा उसी चीज़ को बुनियाद बना रहे हैं। अब पहली चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि इंटरनेशनल रजीम आया इस तहरीक अदम एतमाद में शामिल है या नहीं है। तो एग्जैक्टली है, हाँ है। ख़त
झूठ है या सच, उसके बारे में भी क्लियर ऑफ माइंड हाँ है। उसकी रीज़न, बिहाइंड द रीज़न क्या है मैं वो बता चुका हूँ। रशियंस मामला है, पाकिस्तान का अपने फॉरेन पॉलिसी खुद चलाने का है। अब यहाँ पर एक इशू मजहबी तौर पर कार्ड खेला जाता है कि जनाब वो फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे। भाई वो सफ़ीर निकालना और सेपरेट इशू था, अब सफ़ीर निकालना किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ तोड़ना था। अब वही मुल्क पाकिस्तान में अपनी किसी पॉलिसी को चेंज करने के लिए कहेगा तो पाकिस्तान भी क्यों माने। जैसे कि वहाँ की हम, वो कहता है कि जी हम आपके साथ, हम आपकी चीज़ को नहीं मानते और हम अपने कानून के मुताबिक चलेंगे, तो सेम एज इट इज़ पाकिस्तान उसकी क्यों माने। पाकिस्तान ने ये वाली कार्रवाई डाली है, पाकिस्तान ने वो नहीं। इसको दो सेपरेट इशू को मिक्स किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकालता तो वो एक अलग इशू था। उसकी रीज़न बिहाइंड मैंने वो बता दिया कि वो जो सी चीज़ थी कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में नहीं आती थी, वो इंटरनेशनल मैटर्स पर जाती थी, इसलिए उसके ऊपर वहाँ पर मौक़िफ़ वो था। अब चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स थे तो यहाँ पर आकर खान साहब का स्टैंड करना लाजमी बनता था, जो कि उन्होंने किया। अब यहाँ पर जब वो हो गया तो ये सेपरेट इशू हो गई, एक पहली चीज़। अब दूसरी कि अपोजिशन और इंटरनेशनल रजीम एक पेज पर है, बिल्कुल है। उसको साबित करने के लिए कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सीधी सीधी सी एक चीज़ है कि जिस वक्त इंटरनेशनल रजीम आपके साथ आकर खड़ी हुई और उसने प्रो इस्टेब्लिशमेंट आपको किरदार अदा किया, तो खान साहब ने आज से चंद माह पहले एक बात बोली थी कि अगर मुझे अपोजिशन किया गया और तहरीक दम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ लाई गई और वो कामयाब हुई तो मैं अपोजिशन में आकर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, जिसका पहला स्टेप ये ख़त था। अब इस ख़त का खुलना था कि सबको वक्त पड़ गया। अब जब वक्त पड़ा तो उसका इतना कोई ख़ास असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो स्पीकर ने रूलिंग दी उसमें सबसे पहले भागकर पीपल्स पार्टी कोर्ट में गई, नून लीग नहीं गई। बेसिकली नून लीग के ना जाने की बुनियादी वजह यह है कि वो लोग, अब बोल्ड एंड ब्लैंक बोल रहा हूँ, जाहिल हैं, बेकारी, बकौल शहबाज शरीफ के जाहिल हैं, इसलिए वो सब चीज़ हो गई। उनको नहीं पता चला कि वो क्या स्टेप हुआ और क्या नहीं हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से ओके कर लिया। पीपल्स पार्टी चूंकि आइन का नाम लेती आ रही है 1973 से कि जी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए उनको छिकों का पता था कि यार ये जिस छिक के एतबार से ये चीज़ बदली गई है वो हम पर गद्दारी आ रही है बॉस। तो इसीलिए वो भागकर सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसे पहले बोला कि सिर्फ आर्मी ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, बाकी चीज़ें भी हैं। तो अब बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनको खतरा पड़ गया अपना। हाँ, अब यहाँ पर हमें अपनी, हम पर भी ये गद्दारी का सवाल आ सकता है कि भाई साहब अगर खान साहब ने इस ख़त को, चीज़ को खुलवाया, चीज़ें आगे बढ़ी तो कहीं हम ना पकड़े जाएं, हमारे गिरेबान तक ना वो हाथ पहुंच जाए। तो भाई साहब फिर उन इस्टेब्लिशमेंट कुव्वतों ने फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को संडे वाले दिन बुला के बिठाया कि भाई साहब ये काम करें नहीं तो पकड़े गए। उधर से पीपल्स पार्टी साथ लग गई, मैंने जैसे आईनी तनाज़ा बताया। अब गद्दारी के इल्ज़ाम से बचने के लिए और खान साहब को चुप करवाने के लिए ये इकदाम किया गया कि जनाब भाई साहब यहाँ पर चुप कर जाएं, और वो रूलिंग मुस्तरद, उसकी जो एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद कर दी गई और उसके ऊपर ख़त को लाकर उसके ऊपर सारी डिबेट शुरू कर दी गई। अब सिचुएशन क्या है, ऑन द राइट वे, यहाँ पर टाइम गेन किया जा रहा है। टाइम गेन क्या किया जा रहा है, खान साहब के साथ डील की जा रही है, खान साहब को स्पेस दी जा रही है कि भाई साहब आपने कुछ नहीं बोलना इसे आगे, खत वाले मामले को यहीं रहने देते हैं, इस पर जुडिशल कमीशन या ऐसा कोई वैसा कमीशन बना के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट बिठा देते, 2-2.5 माह वहाँ लगेंगे। उधर से इलेक्शन डेट अनाउंस कर दे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाओ, इलेक्शन डेट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद आगे खान साहब के जीतने के चांसेस अब बढ़ गए हैं क्योंकि गद्दारी वाला समय। अब बेसिकली उस गंदे कपड़ों को धुलवाने के लिए जो बैरून मुल्क से फंडेड लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट प्लस हमारे पॉलिटिशियंस, तो अब उन गंदे कपड़ों को धुलवाने के लिए वो टाइम गेन हो रहा है अपनी गद्दारी के दाग को धुलवाने के लिए, और वो सारा ब्लेम गेम खान साहब के ऊपर डाला यार। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती है पीटीआई के पास, जैसा कि एज यूजुअल सोचा जा रहा है और एक माहौल वो बन चुका है और उसमें लग भी ये रहा है, वुमेन एरर एक अपनी जगह, लेकिन 70% मैं मार्कअप देता हूँ कि खान साहब ये चीज़ हासिल कर लेंगे। अगर खान साहब ने ये चीज़ हासिल कर ली तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि खान साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दो लोगों में से हो सकते हैं, जिन्होंने एक तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने रेमंड डेविस के मामले में इस्तीफ़ा दिया था, और एक भाई साहब वो हैं जो पहले जिनकी वजह से ये सारा क्या कहते हैं आपका मीडिया आगे आया था। तो ये दो कैंडिडेट जो से ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ खान की गवर्नमेंट आती है। और खान की गवर्नमेंट आने के बाद सिंपल इज़ दैट सदारती निज़ाम आएगा और सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जी ये होगा कैसे, होगा जनाब ऐसे कि पीपल्स PMLQ और PTI पंजाब में इकट्ठा इलेक्शन लड़ेगी और ये डंट मारेगी सही जेनवनली प्योरली
एन लीग को, और एन लीग के खिलाफ अगर ये दोनों महाज इकट्ठे लड़ते हैं तो इस दफ़ा आप यकीन कीजिएगा कि एन लीग फारिग हो जाएगी। अब आ जाएं केपीके से, तो ऑलरेडी आपके सामने सिनेरियो आ ही चुका है और उसने दिखा दिया, और केपीके में सेम एज इट इज़ इसी तरह उनकी गवर्नमेंट जाएगी। बलोचिस्तान का हाल आपके सामने है। अब आ जाए सिंध की तरफ, पीपल्स पार्टी की जो सारे इकदाम उठा रही है उसके बिहाइंड ये है कि उनको देखा गया है कि जनाब अगर ये चीज़ साबित होगी तो सिंध से सफाया ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हैदराबाद, नवाब शाह और आपका क्या कहते हैं कराची जो है वो हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर जो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद था, वो बेसिकली एमक्यूएम जो आगे पीपल्स पार्टी के साथ इस तहरीक एतमाद में खड़ी थी, वो इस चक्कर में खड़ी हुई थी, लेकिन वो अपना पता तकरीबन साफ करवा चुके हैं। अब पीएसपी उसकी जगह ले रही है एमक्यूएम की जगह, और अब वो तगड़े तरीके से आएगी, क्योंकि एमक्यूएम को एक जो सा थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी उनको डेंट मारेगी और ऑलरेडी उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो वो पीएसपी, इसके अलावा मुस्लिम लीग फंक्शनल, जीडीए, फिर एक दो जो सी वहाँ की क्या कहते हैं लोकल जमातें हैं, वो ज़्यादा आगे इन्फ्लुएंस करेंगी तहरीक इंसाफ के साथ लगकर, और फिर तहरीक इंसाफ भी अपना मैंडेट हासिल करेगी। अब इन सारी चीज़ों में जब वो मैंडेट हासिल करके आएंगे तो सिंध से जो गवर्नमेंट है एक मखलूत गवर्नमेंट, अवामी गवर्नमेंट के नाम के साथ बन जाएगी, और वो सपोर्ट करेगी सारी पीटीआई को। एट द एंड रिजल्ट जो मैंने आपको बताया वो बनेगा, और यही एक हकीकत है। इलेक्शन जो है वो सितंबर या अक्टूबर के दरमियान में, अगस्त से लेके अक्टूबर के दरमियान में, लेकिन मेरा ख्याल है कि सितंबर का जो सा मंथ चलेगा उसके अंदर, आफ्टर दैट मुहर्रम इलेक्शन होगा, इलेक्शन पीरियड चलेगा, और इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर सारे जाएंगे। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, ये अपने गंदे कपड़े धुलवाने और अपने आप से गद्दारी वाला टैक्स साइड पे करने की कोशिश की है, और आई थिंक सो कि ये होना भी चाहिए। इंटरनेशनल जिम तो हर मुल्क के अंदर अपना किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होती है, और फिर हमारा तो वैसे भी सब कॉन्टिनेंट का एक रूल है कि यहाँ पर जो बाहर से ताकतवर ताकत आती है हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये उसमें एक शामिल है, लेकिन ये हकीकतें हैं और यही आगे होने जा रहा है। तो ये एक सच है, और मज़ीद मालूमात के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।